अध्याय 10। उसने लगभग ऐसा ही कर दिखाया। मुझे दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था। मुझे ये बात उसी क्षण पता चल गई। वो वहां थी, सेलेस्टिया वैलेंटिना मोरो, मेरे दरवाजे पर डिजाइनर बूट और स्कर्ट में प्रलोभन की तरह खड़ी थी, जो मेरे रक्तचाप के अलावा किसी और चीज के लिए नियमन नहीं थी। उसके पास स्नैक्स, पेय पदार्थ और एक टोट बैग था, जिसके बारे में उसने दावा किया कि वो अध्ययन सामग्री से भरा हुआ है। ओह, उसकी आंखों में एक भाव ऐसा भी था जो कह रहा था कि वो इस अपार्टमेंट को यूं ही छोड़ने के बजाय अपनी मध्यावधि परीक्षा में असफल होना पसंद करेगी। हाय, उसने कहा, मानो उसने कल ही मेरी वास्तविकता की पूरी समझ को तोड़ दिया हो। मुझे याद कर रही हो? आपने मुझसे झूठ बोला। वो बिना बुलाए ही आगे बढ़ गई। आपको ज्यादा स्पष्ट होना होगा। लुसियन के बारे में, तुम्हारा भाई होने के नाते। उसने अपना सिर झुकाया और मुझे गुस्से से भरी आधी मुस्कान दी। तकनीकी तौर पर मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने तो बस आपको दी गई जानकारी को व्यवस्थित किया है। इसे झूठ बोलना कहते हैं। उसने कंधे उचकाए और अपना बैग मेरे सोफे पर फेंक दिया। आप भाग्यशाली हैं कि मुझे भावनात्मक रूप से जटिल पुरुष पसंद है। मैंने उसके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। क्यों? मुझे नहीं पता। शायद मैं पहले ही बहुत दूर जा चुका था। वो मेरे सोफे पर ऐसे लेट गई जैसे वो उसकी मालिक हो। टांगे क्रॉस करके एक नोटबुक निकाली और सोडा पीने लगी। पढ़ाई कर रही हूं, उसने घोषणा की। चलो चलें, हम 10 मिनट से आगे नहीं बढ़ पाए। मैं ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था। सच में, अपनी अर्थशास्त्र की किताब की पंक्तियां पढ़ रही थी। उन शब्दों को हाईलाइट कर रही थी जिन्हें हाईलाइट करने की जरूरत नहीं थी। उसकी तरफ न देखने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने इसे असंभव बना दिया। पहले तो वो मेरे पास बैठी थी, फिर उसका हाथ मेरे हाथ से छू रहा था, फिर उसने हाथ सिर के ऊपर फैलाए। टैंक टॉप बस इतना ऊपर उठा कि भगवान का ध्यान भटक जाए। यहां बहुत गर्मी है, वो बुदबुदाई। उसने अपनी हुडी उतार दी, जिससे उसकी त्वचा का काफी हिस्सा दिखाई देने लगा, और उसे कोई शर्म महसूस नहीं हुई। मैं तो जैसे जम गया। उसने मुझे देखते हुए पकड़ लिया। तुम चाहो तो घूर सकते हो, उसने कहा, बिल्कुल गंभीर। मैंने इतनी जोर से दूसरी ओर देखा कि मेरी गर्दन की मांसपेशी खिंच गई। काई, हां, तुम मुझे पसंद करते हो, है ना? मैंने उसकी ओर देखा। वो बहुत करीब थी, सचमुच बहुत करीब। हाँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा है? कभी कभी यही करना होगा। वो झुकी, हमारे होंठ मिले, और इस बार वहां कोई दर्शक नहीं था। कोई लुसियन नहीं देख रहा, कोई योजना नहीं, बस गर्मी और उसके हाथ मुझ पर, मेरी कमीज पकड़ते हुए, मुझे अपने पास खींचते हुए, मेरी गोद में रेंगते हुए। मेरा दिमाग बफर करने लगा। उसकी खुशबू, उसकी सांसें, मुझ पर उसका वजन। मैं सोचना भूल गया। सब कुछ जल गया। उसने ऐसे चूमा जैसे सिर्फ यही उसे जिंदा रखे हुए है, जैसे उसे कुछ साबित करना हो। और भगवान, वो इसे साबित कर रही थी। मेरे हाथ उसकी कमर पर थे, फिर उसके टैंक टॉप के नीचे। त्वचा मुलायम, गर्म, खतरनाक। मैंने महसूस किया कि वह मुझे नीचे ले जा रही है। उसके होंठ मेरे कान से छू गए। तुम्हें यह चाहिए? फिर वो रुक गई, जम गया, अपना माथा मेरे माथे से टिका दिया। लानत है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। क्या हुआ? उसने आ भरी और फिर थोड़ा सा पीछे हट गई। मुझे एक अच्छी लड़की बनना चाहिए, उसने धीरे से कहा, जैसे उसे दर्द हो रहा हो। फिर उसने मेरी आंखों में गहरी नजर से देखा। लेकिन मैं तुम्हें इतना चाहता हूं कि मुझे उल्टी सी महसूस होती है। मैंने निगल लिया। दिल धड़क रहा था। उसने मुझे फिर चूमा, इस बार धीरे से, ज्यादा सावधानी से। फिर वो मुझसे दूर हो गई, सोफे पर दुबक गई और अपनी पाठ्य पुस्तक उठा ली, जैसे उसने मुझ पर आग नहीं लगाई हो, और चली गई। मैं बस वही बैठा रहा। मेरा दिल धड़क रहा था।
अवाक, भ्रमित और कठोर, और बहुत डरा हुआ भी। कुछ देर तक वो कुछ और नहीं बोली, बस एक वाक्य को हाईलाइट किया और उसे 2 बार रेखांकित किया। तब आपने अपना वी कार्ड लगभग खो दिया था। हाँ, मैंने नोटिस किया। वो मेरी ओर देखे बिना मुस्कुराई। जब मैं तैयार हो जाऊंगा तब इसे ले लूंगा। मैं लगभग बेहोश हो गया था। अध्याय 11। बेशक वो मेरी साथी है। मैं कक्षा में ऐसे गया जैसे कि मैंने पिछली रात अपना वी कार्ड लगभग खो ही दिया हो। वैसे ये सुनने में जितना मुश्किल लगता है, उससे कहीं ज्यादा तब होता है जब वो लड़की जो लगभग ले ही गई थी, आपकी सीट पर पहले से ही बैठी हो, पैर क्रॉस किए हुए, लिप ग्लॉस लगाए हुए, मेरी हुडी पहने हुए। मेरी हुडी। उसने मेरी तरफ ऐसे हाथ हिलाया जैसे कुछ हुआ ही न हो, जैसे वो मेरी गोद में नहीं चढ़ी, मुझे भूला दिया कि कौन सा साल है, और फिर फुसफुसाकर कहा, मुझे अच्छी लड़की बनना चाहिए, और फिर पढ़ाई में लग गई मानो बस मंगलवार हो। ये तो बस मंगलवार का दिन था और मैं अपना दिमाग खो रहा था। मैं उसके बगल में बैठ गया। उसने तुरंत अपना हाथ मेरे हाथ में डाल दिया। तुम तनाव में हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे आश्चर्य है क्योंकि वो झुकी, उसकी सांस मेरी गर्दन से टकराई। जब आप अभी भी ठीक हो रहे हैं तो आप सुंदर हैं। मेरी आत्मा लगभग मेरे शरीर से बाहर निकल गई। प्रोफेसर हैलिफैक्स अंदर आए, हाथ में क्लिपबोर्ड लिए, हमेशा की तरह नाक से नीचे सरकते चश्मे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें हॉगवर्ट्स में मंत्र पढ़ाना चाहिए, न कि अगली पीढ़ी के सत्ता लोलुप राक्षसों के लिए एक उच्च स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र में मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, वो पहले से ही नाराज होकर बुदबुदाया। हम आगामी बाजार रुझानों के विश्लेषण के लिए साझेदारी का काम कर रहे हैं। सभी लोग करा उठे। 2 हफ्ते का प्रोजेक्ट। आप एक साथी चुनेंगे, या यूं कहें कि मैंने आपके साथी चुन लिए हैं। कराहें भय में बदल गई। नाम पढ़े गए। लोगों ने अपनी सीटें बदल ली। मैंने सुना, काई तनाका, आप साथ हैं। मैं, सेलेस्टिया ने अपना हाथ उठाते हुए कहा, जैसे कि यह स्पष्ट था। प्रोफेसर हैलिफैक्स ने पलकें झपकाई। दरअसल मैंने आपको सूचीबद्ध किया है, मैंने कहा। मैं, उसकी आवाज ऊंची नहीं हुई, लेकिन कमरा एकदम शांत हो गया। सब लोग मुड़े। सेलेस्टिया मोरो, अरबती, कैंपस की अनाधिकारिक रानी, पूछ नहीं रही थी, वो तो घोषित कर रही थी। प्रोफेसर हैलिफैक्स ने उसे पूरे 1 सेकंड तक घूर कर देखा, फिर आ भरी। ठीक है, तनाका और मोरो पार्टनर्स। ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी कल ही रिटायर हो जाना चाहता था। सेलेस्टिया ने मेरी ओर मुस्कुराहट के साथ कहा कि तुम 2 सप्ताह तक मेरी हो। 2 सप्ताह, टेक होम प्रोजेक्ट, कई सत्र, निजी कार्य वातावरण। मैं तो मर गया था। उसने कोई समय बर्बाद नहीं किया। क्लास के बाद वो मुझे लाइब्रेरी में घसीट कर ले गई। उस पब्लिक सेक्शन में नहीं जहां लोग गलती से हमें देख सकते थे, उस शांत हिस्से में जिसका कोई कभी इस्तेमाल नहीं करता, जहां की मेजें इंसानी जिंदगी से दूर थी। वो मेरे सामने बैठी थी। उसके सामने किताबें थी। लैपटॉप खुला हुआ था, लेकिन उसकी आंखें, मुझ पर ताला लगा दिया। तुम घूर रहे हो, मैंने पढ़ने का नाटक करते हुए बुदबुदाया। उसने पलक तक नहीं झपकाई। बिल्कुल, जब तुम घबराती हो तो हॉट लगती हो। सेलेस्टिया, जब आप मेरा नाम इस तरह से लेते हैं तो आप और भी हॉट लगते हैं। सेलेस्टिया, ठीक है, अब आप ये जानबूझकर कर रहे हैं। वो खड़ी हुई और मेज के चारों ओर आ गई। मेज पर बैठ गया, मेरे सामने। दोनों टांगे मेरी टांगों के बीच लटक रही थी। मैं कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया, जैसे कि शायद वो मुझे बचा ले। ऐसा नहीं हुआ। वो आगे की ओर झुकी, बस इतना कि मुझे उसकी टैंक टॉप की एक झलक मिल गई। फिर वो फुसफुसाई, क्या तुम चाहते हो कि मैं इस परियोजना के लिए अच्छा व्यवहार करूं, या तुम इसे जानबूझकर विफल करना चाहते हो ताकि मैं तुम्हें दंडित कर सकूं?
मैं लगभग अपनी ही लार से घुट गया। मैं क्या? उसने अपने होंठ काटे और फिर खिलखिलाकर हंसी। पूरी बुराई, पूरी शरारत। मैं मजाक कर रही हूं, उसने कहा। वो नहीं थी। मुझे पता था कि वो नहीं थी। तुम्हें सीमाओं की आवश्यकता है, मैंने बुदबुदाया। उसने अपना सिर झुकाया। मेरी भी सीमाएं हैं। नहीं, आप सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं। ये अदालत में बचाव का कोई आधार नहीं है। अगर आपके पिताजी जज को पैसे देते हैं तो ऐसा होगा, उसने मधुरता से कहा। मैं अवाक, अकड़कर और भयभीत हो गया था। फिर से उसने ध्यान दिया। जाहिर है, ओ, कोई तो पढ़ाई करने के लिए उत्साहित है। वो बोली, क्या आप कृपया एक सामान्य इंसान की तरह अपनी कुर्सी पर बैठ सकते हैं? वो आंख मारते हुए मेज से उतर गई। फिर वो मेरे बगल में बैठ गया, मेरी जांघ से सटा हुआ। मेज के नीचे उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों में फंसी हुई थी। मैंने अध्ययन करने की कोशिश की। मैंने सचमुच ऐसा किया, लेकिन वो मेरी हथेली पर गोल गोल निशान बनाती रही, झुककर स्क्रीन पर कुछ देखने की कोशिश करती रही और अपनी छाती मेरे कंधे से सटाती रही, फुसफुसाती रही। तुम खुशकिस्मत हो कि मैं तुम्हें पसंद करती हूं, और मैं चाहती तो तुम्हें बर्बाद कर सकती थी। वो पहले से ही थी, और अभी केवल 15 मिनट ही हुए थे। 2 सप्ताह। मैं जीवित नहीं बचूंगा, और किसी तरह मेरा एक हिस्सा ऐसा नहीं चाहता था। अध्याय 12। मुझे लगता है कि मैं विज्ञान प्रयोग हूं। मेरा अपार्टमेंट एक बेडरूम वाला जूता बॉक्स, जिसमें से कूड़ेदान और जंग लगे पानी के हीटर का दृश्य दिखता है। यदि आप ध्यान से देखें तो ये अभी भी निराशाजनक है। हालांकि इसमें एक सोफा है, एक राहत की बात। और किसी तरह पूरे स्कूल की सबसे हॉट लड़की फिर से वहीं पहुंच गई, बिन बुलाए मेहमान। बुधवार को रात 8 बजे मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई, जैसे हमने कुछ योजना बना रखी हो। हमने नहीं किया। अरे बेबी, उसने आंख मारते हुए कहा, और मेरे पास से ऐसे गुजरी जैसे वो उस जगह की मालिक हो। पढ़ाई वाली रात थी, याद है? हमने कभी कुछ भी निर्धारित नहीं किया। तुमने नहीं किया। उसने अपना बैग सोफे पर फेंक दिया। मैंने किया था। ठीक है, बेशक उसने ऐसा किया। सेलेस्टिया वैलेंटिना मोरो, अरबती बच्चलन, असली प्रतिभाशाली, लगभग सुपर विलेन, मेरे शानदार माइक्रोवेव बॉक्स जैसे अपार्टमेंट में खुद को घर जैसा महसूस कर रही थी। उसने अपनी डिजाइनर हील्स उतार दी, क्रॉप टॉप और खतरनाक रूप से टाइट जीन्स पहनकर पालथी मारकर बैठ गई, और किताबों का ढेर ऐसे निकाला जैसे हम हार्वर्ड डिबेट टीम में हों। और सबसे अजीब हिस्सा, वो मुझसे अधिक बुद्धिमान थी। नहीं, वो सभी से अधिक बुद्धिमान है। जब मैं वहां बैठकर ध्यान केंद्रित करने का नाटक कर रहा था, तो वो समीकरणों को हल करने, केस स्टडी का विश्लेषण करने तथा ऐसे अज्ञात अर्थशास्त्रियों के उद्धरण देने लगी जिनके बारे में मैंने सुना भी नहीं था। तुम इतने होशियार कैसे हो? मैंने बुदबुदाया। उसने ऊपर नहीं देखा। मैं पढ़ती हूं। नहीं, जैसे आप 2 सप्ताह पहले यहां स्थानांतरित हुए हैं और आपको पहले से ही पूरा पाठ्यक्रम पता है। मुझे सब कुछ जानना अच्छा लगता है। इससे खेल और भी मजेदार हो जाता है। कौन सा खेल? उसने ऊपर देखा, मुस्कुराई। तुम। मेरी आत्मा स्तब्ध हो गई। अध्ययन 2 घंटे तक चला। 2 घंटे। वो 2 घंटे तक बीच बीच में मेरे पैर को अपने पैर से सहलाती रही। जब मैं उसकी तरफ देखता तो अपने बाल कानों के पीछे कर लेती। खिंचती रही। भगवान मेरी मदद करे। खिंचती रही, जैसे वो भूल ही गई हो कि मैं 19 साल का एक हार्मोनल लड़का हूं, जिसकी भावनात्मक सीमा सुनहरी मछली जैसी है। मैं तब तक रुका रहा जब तक हमने आखिरी स्लाइड खत्म नहीं कर ली, और फिर वो झुकी, मेरी कलम ली और बोली, अच्छा लड़का। बस इतना ही था। वो अंतिम तिनका था। खून मानो भागने की योजना बनाकर दक्षिण की ओर दौड़ा। मैं अपनी सीट पर हिल गया। उसने तुरंत ध्यान दिया। ओह, उसकी आंखें चमक उठीं। क्या तुम छट्टा रहे हो? नहीं,
झूठा। वो एक ही झटके में मेरे ऊपर चढ़ गई। मैंने उसे हिलते हुए भी नहीं देखा। मैंने पलक झपकाई और अचानक वो मेरी गोद में थी, बाहें मेरे कंधों पर, होंठ मेरे होठों से कुछ इंच की दूरी पर। क्या तुम हमेशा इतने ही सहज रहते हो? उसने धीरे से अपने कूल्हे हिलाते हुए फुसफुसाया। उसे कुछ कहने लायक नहीं, बस इतना कि मुझे पसीना आ जाए। मैं सेलेस्टिया। शश। वो झुकी और मेरे कान से सटने लगी। मैं इसे देखना चाहता हूं। मेरी सांस रुक गई। उसने अपने होंठ चाटे। उंगलियां मेरी कमरबंद पर फिर रही थी। क्या मैं? उसकी आंखें मजाक नहीं कर रही थी, चिढ़ा नहीं रही थी, बिल्कुल गंभीर, जिज्ञासु, भूखी। मुझे लगता है कि मैं रोया था। उसने बटन खोलना शुरू कर दिया और तब वो रुकी, पीछे हटी और फिर मुस्कुराई। मैंने अपना विचार बदल दिया है। क्या? उसने मेरे गाल पर चुंबन किया। आज रात नहीं, लेकिन अच्छा लड़का बनो। उसने मुझसे ऐसे उतरते हुए कहा जैसे कोई देवी ओलिम्पस से उतर रही हो। तुम अभी भी पिछली बार से उबर रहे हो। ये कारण नहीं है और आप ये जानते हैं। शायद। उसने अपना बैग कंधे पर लटका लिया। या शायद मुझे तुम्हें तड़पते हुए देखना अच्छा लगता है। उसने मेरे होठों को चूमा, कोमल, धीमे, दुष्ट। फिर वो दरवाजे की ओर चली गई और बाहर निकलने से ठीक पहले वो पीछे मुड़ी और बोली, आपका सोफा आरामदायक है। शायद अगली बार हम बिस्तर का इस्तेमाल करें। और फिर वो चली गई और मैं वहीं बैठ गया, अवाक, भ्रमित, कठोर चट्टान और भयभीत। करने के लिए जारी। अध्याय 13। उसने एक तस्वीर भेजी और फिर सब कुछ आग की चपेट में आ गया। मेरा फोन सुबह 7:09 बजा। मैंने अभी तक आंखें भी नहीं खोली थी। मैं अभी भी नींद और कोमा के बीच में था। बस मैं नाइट स्टैंड पर थपथपा रहा था। फिर मैंने अपना फोन उठाया और नोटिफिकेशन पर नजर डाली। सेलेस्टिया, क्या अब तुम्हारा लिंक थोड़ा ठीक लग रहा है? संलग्न एक फोटो। मैंने पलकें झपकाई, फिर पलकें झपकाई। फिर मैं इतनी तेजी से उठ बैठा कि मुझे लगभग चोट लग गई। वो थी सेलेस्टिया, आधी ढकी हुई, पीठ मुड़ी हुई, नंगे कंधे और बिल्कुल भी कमीज नहीं, पर बाहें इतनी क्रॉस की हुई कि पूरा नजारा मुश्किल से दिखाई दे। उसने अपने स्तनों को ढकने के लिए एक हाथ का इस्तेमाल किया, सिर्फ एक हाथ का, जो प्रभावशाली था, क्योंकि वे चीजें छोटी नहीं थी और उन्हें नजरअंदाज करना लगभग असंभव था। ये मेरे मस्तिष्क को पिघलाने और मेरे शरीर को एक बार फिर धोखा देने के लिए पर्याप्त था। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, किसी मैगजीन के कवर पेज जैसी, वर्जित देवी, ये वैध होना चाहिए वाली अच्छी। और वे नहीं। मैंने वाक्य के बीच में ही विचार को रोक दिया। मेरे अंगूठे स्क्रीन पर ऐसे घूम रहे थे मानो उन्हें तस्वीर पर कोई आपत्ति न हो। फिर बेवकूफी से मैंने टाइप किया, मैं, तुम्हें क्या हुआ है? उसने तुरंत उत्तर दिया, सेलेस्टिया, बहुत कुछ। सेलेस्टिया, लेकिन तुम्हें यह पसंद है। सेलेस्टिया। मेरा फोन बिस्तर पर गिर गया और मैं कराह उठा। ये लड़की सचमुच मुझे मार डालेगी। लाक्षणिक रूप से नहीं, नाटकीय रूप से नहीं। मैं एक वास्तविक, दुखद मृत्युलेख की बात कर रहा हूं। स्थानीय बेवकूफ अत्यधिक सेक्सी पागलपन से मर जाता है। स्कूल से कुछ भी बेहतर नहीं हुआ। वो पहले से ही मेरे लॉकर के पास इंतजार कर रही थी, किसी शिकारी की तरह, बस ज्यादा गर्म और ज्यादा आत्मसंतुष्ट। उसके होंठ चमकदार थे, बाल पीछे की ओर आलसी अमीर लड़की की पोनीटेल में बंधे थे और उसने मेरी हुडी पहन रखी थी। मेरा हुडी उसे ये कैसे मिला? मत पूछो। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैंने उसे दिया था। शायद उसने इसे तब लिया होगा जब मैं यौन उलझन से बेहोश हो गया था। सुप्रभात, प्रेमी, उसने धीरे से कहा। लोग देख रहे हैं, उन्हें जाने दो। फिर उसने मुझे फिर से चूमा, गलियारे में, सार्वजनिक रूप से, खिलाड़ियों
कानून की पढ़ाई से पहले के बच्चों, अमीर घमंडियों और इस स्कूल में पैदा होने वाले हर तरह के माहौल के ठीक सामने। और फिर मैंने अपने पीछे एक आवाज सुनी, काई। मैं मुड़ा और पलकें झपकाई। मरीना। वो थी मरीना गॉडफ्रे, मेरी असली दोस्त, मेरी इकलौती दोस्त। गहरे काले रंग का बॉब, सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा, उस तरह की अमीर लड़की जो अमीरी से कपड़े नहीं पहनती थी, हमेशा बड़े स्वेटर और फटी हुई जीन्स पहनती थी, $5 का बैग लेकर चलती थी जिस पर लिखा होता था पूंजीवाद बेकार है, लेकिन उसके पिता के पास तेल या ऐसा ही कुछ था। वो 2 महीने के लिए बाहर गई थी, अकादमिक छुट्टी पर, विदेश में पढ़ाई के लिए, या फिर कुछ ऐसा जिसमें किताबें हों और कोई टेक्स्ट मैसेज ना हो। पिछली बार जब हमने बात की थी तो हम इस बात पर बहस कर रहे थे कि क्या स्टूडियो घिबली की फिल्में आरामदायक भोजन मानी जाती है, और अब वो यहां दालान में खड़ी थी। उसका मुंह खुला हुआ था, उसकी भौहें उसके चेहरे से उतरने की कोशिश कर रही थी। तुम, उसने मेरी तरफ इशारा किया, कोई गर्लफ्रेंड है? मैं, ओह हां। वो सचमुच हंस पड़ी, जोर से, मानो हंसी हो। हे भगवान, आप? मैंने उसे दोष नहीं दिया, मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ। इस बीच सेलेस्टिया नहीं हंसी। उसने मरीना की ओर ऐसे देखा जैसे वो उसके डीएनए का विश्लेषण कर रही हो। फिर वो मुस्कुराई। अच्छी मुस्कान नहीं है। एक भेड़िया खरगोश का गला काटने से पहले उसे एक मुस्कान देता है। ओह, उसने प्यार से कहा, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारे दोस्त भी हैं। काई, वो मेरी दोस्त है, केवल दोस्त। तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो? सेलेस्टिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। जब हम 11 साल के थे, मरीना ने बहुत ही सहजता से जवाब दिया। क्यों? कोई कारण नहीं। सेलेस्टिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर उसे अपने अधिकार में ले लिया। मैं सेलेस्टिया हूं, उसने कहा, काई की गर्लफ्रेंड। सिर्फ गर्लफ्रेंड। मरीना ने पलकें झपकाई। अच्छा, आपको हमारे साथ दोपहर के भोजन पर बैठना चाहिए। मरीना, मैं, कृपया, सेलेस्टिया ने कहा। उसकी आंखें अभी भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आवाज करो या मरो की ऊर्जा से भरी हुई थी। मरीना ने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे ये क्या हो रहा है, और मैंने असहाय भाव से उसे कंधे उचका दिए। अब वो पहले से ही विस्फोट के दायरे में थी। अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सेलेस्टिया ने पूरी सुबह मुझे छोड़ा नहीं। वो मुझे क्लास तक ले गई। जब उसकी क्लास नहीं होती थी, तब भी वो मेरे पास बैठी रहती थी। घोषणाओं के दौरान मेरा हाथ थामे रहती थी, मानो हम किसी हाई स्कूल ड्रामा में काम कर रहे हों। कमरे में मौजूद हर आदमी मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे मैंने कोई चीट कोड खोल लिया हो। हर लड़की या तो मौत की चकाचौंध या प्रत्यक्ष चिंता। मरीना, सदमे में, 3 फीट की दूरी से मुझे मैसेज किया। मरीना, भाई, ये क्या हो रहा है? मरीना, यदि आपको बंधक बना लिया गया है तो 2 बार पलकें झपकाएं। मैंने पलक तक नहीं झपकाई। मैं नहीं कर सका। व्याख्यान सुनते समय सेलेस्टिया मेरी गर्दन के पीछे अपने नाखूनों से सहला रही थी, और जब वो खींचती तो धीरे से कराहती थी। ये कोई बंधक स्थिति नहीं थी, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध था, हार्मोन्स के साथ। करने के लिए जारी। अध्याय 14, टेबल 7 पर आमना सामना। कैफेटेरिया इतना शांत कभी नहीं रहा। पिछले साल जब खाने को लेकर झगड़ा हुआ था तब ऐसा नहीं हुआ था। तब भी नहीं जब कोई व्यक्ति अपने पालतू सांप को भावनात्मक समर्थन के लिए लेकर आया हो। नहीं, टेबल 7 पर बैठे हुए तनाव से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं बीच में था। मेरे बाएं ओर मरीना गॉडफ्रे, चुलबुली अदाकारा, चश्मा, कार्डिगन और व्यंग्य। अगर वो रेडिट पर पूंजीवाद का मजाक उड़ाने में व्यस्त न होती तो शायद क्रांति ला सकती थी। मेरे दाहिनी ओर सेलेस्टिया वेलेंटिना मोरो, क्रॉप टॉप में सचमुच शैतान। खूबसूरती इतनी जानलेवा कि इसके साथ
स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी भी होनी चाहिए। और मैंने सिर्फ एक ही लड़की देखी है जिसने 3 लड़कों को उनके पास सांस लेने भर से ही गिरा दिया। और वे दोनों एक दूसरे को ऐसे घूर रहे हैं जैसे 2 शीर्ष शिकारी हों, जिन्हें अभी अभी ये एहसास हुआ हो कि वे एक ही क्षेत्र साझा करते हैं। मैं उनके बीच में उस मूक हिरण की तरह बैठा था जो उनके शिकार में भटक गया था। मुझे जूते बहुत पसंद हैं, मरीना ने प्यार से कहा और अपने सलाद को ऐसे घूंसा जैसे उस पर उसका किराया बकाया हो। सेलेस्टिया के होंठ मुड़ गए। शुक्रिया, ये लिमिटेड एडिशन है, कस्टम, मिलान से। ओह, मिलान। मुझे लगता है कि मेरी सफाई करने वाली महिला वहीं से है। मैं सांस रोककर घुट गया। सेलेस्टिया की आंखें चमक उठीं। वाह, आपकी सफाई करने वाली महिला का स्वाद जरूर बहुत अच्छा होगा। मैं हमेशा मदद का समर्थन करती हूं। मरीना की भौहें तंग गई। ठीक है, आप दान पुण्य का काम करते हैं, वो दान भी करती है। मैंने मूर्खतापूर्ण ढंग से बुदबुदाया। दोनों ने अपना सिर घुमाया और मेरी ओर घूरने लगे। इसके साथ ही, माफ करना, मैं सीधे बैठते हुए फुसफुसाया, मैं चुप हो जाऊंगा। अच्छा लड़का, सेलेस्टिया ने मेरी जांग पर थपथपाते हुए कहा, जिससे मेरे आत्मनियंत्रण संबंधी मुद्दों में कोई मदद नहीं मिली। मरीना ने भौहें चढ़ाई। वाह, तुमने उसे बहुत जल्दी प्रशिक्षित कर दिया। सेलेस्टिया ने बस अपनी स्मूदी की चुस्कियां ली, मानो वो हिंसा का रास्ता नहीं चुन रही हो। जब आप जानते हैं कि किसी को कैसे प्रेरित करना है तो ये आसान है। सही तरीके से। मैं अंदर से धूल में बदल गया। मरीना झुकी, अब मुस्कुरा रही थी, आवाज धीमी थी। पता है, मुझे इसकी याद आ रही थी। काई के साथ घूमना। हम बहुत कुछ झेल चुके हैं। ओह, सेलेस्टिया भी आगे झुकते हुए बोली। जैसे क्या? मरीना ने मेरी तरफ देखा और आंख मारी। याद है वो एक बार जब मैं उस बर्फीले तूफान में तुम्हारे यहां रुकी थी? तुम मरते हुए पिल्ले की तरह खर्राटे ले रहे थे। मैं लाल हो गई। मरीना, सेलेस्टिया ने अपना सिर झुकाया। तुम यही रुक गए? बिल्कुल मासूम, मरीना बोली। मतलब, मैंने उसकी हुडी उधार ली थी और उसका कंबल भी, लेकिन हम तो बस दोस्त थे, है ना? सेलेस्टिया ने पलक तक नहीं झपकाई। वो हुडी, क्या वो नीली थी? शायद। दिलचस्प है, अब वो मेरा है। ओह, तुम चीजें इकट्ठा कर रही हो? मरीना ने पूछा। प्यारा है। बचपन की यादें और भावनात्मक कमजोरी तो मुझे पहले ही मिल गई है। सेलेस्टिया झुकी, चाकू जैसी मुस्कान के साथ बोली, होंठ मेरे पास है। क्या? मैंने फटी हुई आवाज में कहा। मरीना ने पलकें झपकाई। सेलेस्टिया ने पूरी तरह से बेफिक्र होकर फिर से अपनी स्मूथी पी। मरीना मेरी ओर मुड़ी। तुमने उसे चूमा? तकनीकी रूप से उसने मुझे चूमा। सेलेस्टिया ने कहा। तकनीकी रूप से उन्हें यह पसंद आया। ओह, मुझे पता है उसे यह पसंद आया, मरीना ने आंखें सिकोड़ते हुए जवाब दिया। वो एक बेवकूफ है। बेवकूफों को खतरा पसंद होता है। तुम गलत नहीं हो। सेलेस्टिया ने मेरी बाह पर उंगली फेरते हुए कहा। जब वो डरता है तो बहुत प्यारा लगता है। मैं यही हूं, मैंने हाथ ऊपर करके कहा। और मैं चाहता हूं। शश, दोनों ने एक साथ कहा। मैंने अपना मुंह बंद कर लिया। अगली मेज पर बैठे अमीर लड़कों का एक समूह बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। आधा खा रहा था, आधा शर्त लगा रहा था कि कौन सी लड़की पहले मेज पलटेगी। सेलेस्टिया ने लापरवाही से अपनी टांगे पार कर ली। तुम मजेदार हो, मरीना। मुझे तुम पसंद हो। ये अच्छी बात है, मरीना ने मखमली सी मधुर आवाज में कहा, क्योंकि हो सकता है मैं यही रुक जाऊं। सेलेस्टिया की आंखें तेज हो गई। कैसे टिके रहोगे? पता नहीं। मरीना ने मासूमियत से ऊपर देखा। ग्रुप प्रोजेक्ट्स, मूवी नाइट्स, स्टडी सेशन, शायद फ्लर्ट करने का भी फैसला कर लें। तुम नहीं करोगे? शायद। सेलेस्टिया मेरे पास झुकी, होंठ मेरे कानों पर रखे, पर आंखें अभी भी मरीना पर गड़ी थी।
अगर वो तुम्हारे साथ फ्लर्ट करे तो तुम भी फ्लर्ट मत करना। क्या होगा अगर मैं बिल्कुल भी फ्लर्ट न करूं? सेलेस्टिया मुस्कुराई। तब मुझे किसी की हत्या नहीं करनी पड़ेगी। मरीना ने दोनों भौहें उठाई। स्पष्टतः वो बहुत अधिक आनंद ले रही थी। सेलेस्टिया शालीन और घातक भाव से खड़ी हो गई। काई, चलो, हम जा रहे हैं। अब क्या? हाँ, अब। उसने इंतजार नहीं किया, बस मुड़कर चली गई। मैं खड़ा हुआ और मरीना की ओर देखा, जो मुस्कुरा रही थी। वो मुझे नहीं मारेगी, है ना? मैंने पूछा। कोई वादा नहीं, मरीना बोली। लेकिन अगर वो ऐसा करती है तो मैं तुम्हारी तारीफ करूंगी। आरामदायक। बस इतना ध्यान रखना कि तुम उसे अपनी आत्मा या अपना बैंक खाता खाने न दो। मैंने सिर हिलाया। मैं कोशिश करूंगा। फिर मैं वहां से चला गया, उस लड़की के पीछे जो पहले से ही मेरी आधी अलमारी, मेरा सारा खाली समय, और अगर मैं सावधान नहीं रहा कि मालिक थी। शायद मेरा पहला बच्चा भी। अध्याय 15। अध्ययन करें, आज्ञा माने, दोहराए। पेंसिल में कोई विशेष खतरा नहीं था, जब तक कि सेलेस्टिया मोरो इसे पकड़ नहीं लेती, जब तक कि वो आपको इस तरह घूर न रही हो जैसे कि वो आपके पापों को आपके माथे पर उकेर सकती हो। वो मेरे बगल में सोफे पर पालथी मारकर बैठी थी। उसकी गोद में पाठ्य पुस्तक खुली हुई थी। उसकी आंखें मेरी आंखों में ऐसे गड़ी हुई थी जैसे मैं कोई पॉप क्विज हूं, और उसे पहले से ही सवालों से नफरत थी। हमें पढ़ाई करनी थी, लेकिन मैं अभी अध्याय 7 का पहला पैराग्राफ ही पढ़ पाया था। ज्यादातर इसलिए क्योंकि जब से वो बैठी थी उसने एक शब्द भी नहीं कहा था। बस घूर रही थी, पेंसिल से टैप कर रही थी, मानो वो मेरे कबूलनामे का इंतजार कर रही हो। मैंने तीसरी बार गला साफ किया तो ओह, लोच, कीमतों की न्यूनतम सीमा। ये मजेदार है ना? कोई जवाब नहीं। वो बस देखती रही। मैंने अपनी गर्दन के पीछे खुजलाया। सेलेस्टिया? अंततः वो बोली, आवाज बहुत धीमी और शांत थी। आज तुम खुश दिख रहे थे। उसके साथ। मैं स्तब्ध रह गया। कौन? उसने अपना सिर झुकाया। मरीना। मैंने खांसते हुए अपने नोट्स पर नजर डाली। हम दोस्त हैं। मैं उसे तब से जानता हूं। क्या तुम्हें वो पसंद है? क्या? नहीं, हम तो बस। वो कुछ पल और देखती रही, फिर खड़ी हुई और मेरी तरफ बढ़ी, धीमी और नियंत्रित, मानो कोई तूफान शांत होने का नाटक कर रहा हो। मैंने देखा कि जब वो तुम्हारे बगल में बैठी तो तुम कैसे मुस्कुराए। वो मेरी दोस्त है। मैं लोगों को देखकर मुस्कुराता हूं। आपने नीचे कैशियर को देखकर मुस्कुराया नहीं। उस आदमी ने मुझे रेमन के मामले में धोखा देने की कोशिश की। वो मेरे पास, बहुत पास बैठी थी। उसका परफ्यूम मेरे फेफड़ों में किसी नशे की तरह घुल रहा था। उसका हाथ मेरी जांघ से छू गया। तुम मेरी हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने कहा, हम डेटिंग कर रहे हैं। हां। उसका हाथ अब थोड़ा धीमा होकर आगे बढ़ा। तो फिर साबित करो। सिद्ध करना? कहो। वो झुकी। उसके होंठ मेरे जबड़े को छू रहे थे। उसकी उंगलियां अब इतनी आत्मविश्वास से भरी हुई थी कि मैं सीधे नहीं सोच पा रहा था। मैं चुप हो गया। मुझे वो पसंद नहीं है। स्पष्ट रूप से कहो। मुझे मरीना पसंद नहीं है। कहो कि वो बदसूरत है। मेरी आंखें चौड़ी हो गई। अरे, वो तो नहीं है। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वो बदसूरत है, मैंने बुदबुदाया। कहो कि वो सुंदर भी नहीं है। मैं हिचकिचाया। ये एक गलती थी। सेलेस्टिया ने अपना हाथ ऊपर सरका दिया। मेरा दिल बैठ गया। ठीक है, ठीक है, मैंने बुदबुदाया। वो तो प्यारी भी नहीं है। कहो कि वो मेरी तुलना में कुछ भी नहीं है। तुम पागल हो। और वो आपकी तुलना में कुछ भी नहीं है। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान तैर गई। देखा, अब हम ईमानदार हो रहे हैं। और ऐसे ही उसका हाथ मेरे स्वेटपैंट के कमरबंद के नीचे चला गया। मैं हांफने लगा। मेरे पैर तनावग्रस्त हो गए।
दिमाग बंद हो गया, जैसे किसी ने बिजली का तार खींच दिया हो। उसने जल्दबाजी नहीं की। सेलेस्टिया मोरो ने जल्दबाजी नहीं की। उसने अपना समय लिया, जैसे वो दबाव बिंदुओं का परीक्षण कर रही हो, प्रतिक्रियाओं को देख रही हो, कमजोरियों को जान रही हो। क्योंकि वो नियंत्रण चाहती थी और जानती थी कि ये उसके पास है। वो धीरे से बोली, जितना मैंने सोचा था उससे भी बड़ा। मैं गिड़गिड़ाया। मुझे परवाह नहीं कि ये कैसा लगता है। हाँ, सच था। तुम्हें पता है, उसने धीरे से अपनी उंगलियों को आग पर रेशम की तरह फिराते हुए कहा, मरीना तुम्हें ऐसा महसूस नहीं करा सकती। वो पूरे समय मुझ पर नजरें गड़ाए रही, देखती रही, पढ़ती रही, कब्जा जमाए रही। मेरी अनुमति के बिना मेरा मुंह हिल गया। मैं मरीना के साथ कभी डेट पर नहीं जाऊंगा। उसकी गति नहीं बदली। मुझे वो पसंद नहीं है, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। फिर से, मुझे वो पसंद नहीं है। वो मेरे और पास झुकी। उसकी सांसें मेरी गर्दन को छू रही थी। कहो, वो बदसूरत है, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। वो कुछ भी नहीं है। ये बात मुझे वहीं पर खटक गई, मेरे छोटे से जूते के डिब्बे जैसे अपार्टमेंट में सोफे पर। सेलेस्टिया ने पलक तक नहीं झपकाई। वो बस मुस्कुराई और अपना हाथ खींच लिया, जैसे उसने अभी अभी मेरी आत्मा का अपहरण नहीं किया हो। इसमें कोई गिनती नहीं, उसने प्यार से कहा। अभी भी कुंवारी हूं। मैंने पलकें झपकाई। क्या? तकनीकी तौर पर कोई पेनिट्रेशन नहीं, कोई स्कैंडल नहीं। उसने अपनी उंगलियां टिश्यू पेपर से ऐसे पोंछी जैसे गिरी हुई स्याही साफ कर रही हो। बस थोड़ा सा प्रोत्साहन। मैं हिल नहीं पा रहा था, मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मेरा दिल मेरी रीढ़ की हड्डी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। और वो तुरंत अपने नोट्स पर वापस चली गई, हाथ में पेंसिल, पढ़ती हुई, जैसे कुछ हुआ ही न हो, जैसे उसने मेरे तंत्रिका तंत्र को पुनः प्रोग्राम नहीं किया हो। 10 मिनट बाद उसने ऊपर देखा और कहा, काई? हाँ, मरीना को अब आपकी तरफ देखने की अनुमति नहीं है। बस इतना ही कि हम स्पष्ट रहें। सही। वो मुस्कुराई, ऐसी मुस्कुराहट जिसे युद्ध अपराध घोषित कर देना चाहिए। और मैं वही बैठा रहा। मेरा दिमाग टूट गया था, मेरा शरीर अभी भी कांप रहा था। और मैं सोच रहा था कि आखिर मैं सबसे डरावनी लड़की के साथ कैसे डेटिंग कर रहा था। और मैं भाग क्यों नहीं रहा था? अध्याय 16, हृदय का फ्लू, या इससे भी बदतर कुछ। दरवाजे पर कोई खटखटाहट हुई थी, कोमल लेकिन आग्रहपूर्ण। मुझे किसी के आने की उम्मीद नहीं थी, जो कि एक खतरे की घंटी होनी चाहिए थी। इसलिए स्वाभाविक रूप से मैंने बिना सोचे समझे दरवाजा खोल दिया। और वो वहां थी, एक बड़े आकार की हुडी में लिपटी हुई, जो इस तथ्य को छिपाने के लिए कुछ भी नहीं कर रही थी कि ये संभवतः मेरी थी। गाल लाल, होंठ पीले, आंखें चमक रही थी। सेलेस्टिया मोरो, अरबती की बिगड़ैल बेटी, मेरी गर्लफ्रेंड। वो मौत की तरह लग रही थी। मैंने पीछे हटते हुए कहा, क्या? मुझे लगता है कि मैं मर रही हूं, उसने नाटकीय ढंग से कहा और बिना अनुमति लिए अंदर चली गई। तुम बीमार हो। मैंने उसे सुधारते हुए दरवाजा बंद कर दिया। तुम्हें अस्पताल में होना चाहिए। वो मेरे सोफे पर गिर पड़ी और अपनी हुडी को और कस लिया। मुझे अस्पतालों से नफरत है, तो फिर अपने पारिवारिक डॉक्टर को बुलाओ। मुझे ये मत बताना कि तुम्हारे पास कोई नहीं है। मुझे नहीं लगता। वो आंखें बंद करके बुदबुदाई। बकवास। वो खांसने लगी, जोर से, और वो ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे उसने अभी अभी शतरंज का मैच जीत लिया हो। ठीक है, मैंने बुदबुदाया। रुको, लेकिन तब तक जब तक तुम्हें अच्छा न लगे। और किसी चीज पर उल्टी मत करना। उसने मुझे अंगूठा दिखाया और ऐसे लेट गई जैसे वो उस जगह की मालिक हो। मुझे ना कह देना चाहिए था, उसे बाहर निकाल देना चाहिए था और किसी को भी बुला लेना चाहिए था। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं एक अच्छा आदमी हूं।
एक मूर्ख, कमजोर, पूरी तरह से भ्रष्ट अच्छा आदमी। पता चला कि बीमार सेलेस्टिया की देखभाल करना उसके स्वस्थ संस्करण को जीवित रखने से भी अधिक कठिन था। उसने किसी को कमजोर नहीं बनाया, उसने उसे हथियार बना दिया। हर बार जब मैं उसे दवा देती या पानी का गिलास देती तो वो छोटी छोटी आवाजें निकालती, करहाना, धीमी आहें भरना। तुम इसमें बहुत अच्छे हो, उसने कंबल के नीचे से धीरे से कहा। आंखें बस इतनी खुली थी कि संपर्क हो सके। जैसे बॉयफ्रेंड मटेरियल। तुम्हें बुखार है, मैंने भावशून्य स्वर में कहा। मुझे पता है। वो मुस्कुराई। ये तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे भावनाओं से संक्रमित कर दिया। मैंने थर्मामीटर गिरा दिया। वो हंसी, खांसी, सिहर उठी और फिर मेरे सोफे पर और भी सिकुड़ गई। तुम्हें आराम चाहिए। तुम्हें यह दिखावा करना बंद करना होगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। सेलेस्टिया, उसने अपने बगल की जगह थपथपाई। नहीं, मुझे ठंड लग रही है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं दूसरा कंबल ले आऊंगा। उसने मुंह बनाया। तुम बीमार लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हो। मैंने आह भरी और फिर उसके पास बैठ गया। वो तुरंत ही मेरे हाथ से ऐसे चिपक गई जैसे कोई कोआला परित्याग की समस्या से ग्रस्त हो। सेलेस्टिया, शश, बीमार लोग तर्क नहीं सुनते। ये और बदतर हो गया है। आधी रात के आसपास वो उठ बैठी और घोषणा की कि वो घर नहीं जा रही है। घर न जाने का क्या मतलब है? किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं जा चुकी हूं। मैं गेस्ट विंग में से एक में सोती हूं। स्टाफ को लगता है कि मैं यात्रा करती हूं। एक अरबती की पसंदीदा बेटी होने का फायदा ये सामान्य नहीं है। वो छींकने लगी। मैंने फिर से आह भरी, शायद उस रात 50वीं बार। आप सोफे पर सो रहे हैं, मैंने कहा। उसने भौहें उठाई। तुम्हारा मतलब हमारे सोफे से है? नहीं, सोफा, आपका बिस्तर छोटा है, लेकिन मैं उससे भी छोटा हूं। वो गलत नहीं थी, लेकिन वो खतरनाक और पागल थी, और संभवतः तेज बुखार भी हो सकता है। फिर भी किसी तरह इससे वो और भी अधिक भयावह हो गई। वो मेरे बगल में सो गई। मैंने हार मान ली। वो मुझसे ऐसे लिपट गई जैसे मैं कोई धड़कन वाला तकिया हूं। अपनी बाहें मेरी छाती पर लपेटे, अपनी एक टांग मेरे ऊपर रखी। और हां, मैं ज्यादा नहीं सोया, या बिल्कुल नहीं। वो गर्म थी और मुलायम भी, और उसमें से वेनिला और विद्रोह जैसी खुशबू आ रही थी। और मैं एक लड़का था, एक भयभीत, अर्धकठोर, भावनात्मक रूप से संघर्षरत व्यक्ति जो मृत्यु की इच्छा रखता है, क्योंकि भले ही मैं स्थिर रहने की कोशिश कर रहा था, ज्यादा जोर से सांस न लेने या ज्यादा पास न आने की कोशिश कर रहा था। वो नींद में ही हिलती रही, अपनी पकड़ मजबूत करती रही, मेरे सीने से ऐसे लिपटी रही जैसे यही उसकी जगह हो। और इससे भी बदतर, वो नजर जो उसने मुझे पहले दी थी, ठीक उसके सोने से पहले, ये आत्मसंतुष्ट या चंचल या चिढ़ाने वाला नहीं था। ये कोमल, खुला, वास्तविक था, जैसे वह सचमुच मुझ पर मोहित हो रही थी। और ये पहले की सभी मोहक मुस्कुराहटों और जंगली निगाहों से भी बदतर था, क्योंकि मुझे लगता है मुझे शायद ये पसंद आया होगा। और इससे मुझे किसी भी चीज से अधिक डर लगा। अध्याय 17, शनिवार का दिन आलिंगन और मनोवैज्ञानिक युद्ध के लिए। जागना सामान्य होना चाहिए था। आप जानते हैं, सूर्य की रोशनी में धीरे से पलके झपकाना, शायद थोड़ा खिंचाव, करहाना, अपना फोन देखना, अस्तित्व की निरर्थकता पर विचार करना, और शायद अनाज खाना। मेरे लिए नहीं। मैं जांघों के साथ जाग गया। मुझे पर गर्म, नंगी और मखमली चिकनी जांघें। मेरी आंखें खुल गई। सेलेस्टिया वेलेंटिना मोरो मेरे ऊपर बैठी हुई थी, मेरे बिस्तर में, मुस्कुराना। मैंने अपनी एक पुरानी टी शर्ट पहन रखी थी और मुझे इसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वाह, वो धीरे से बोली, तुम जाग गए। मैंने अपना मुंह खोला, लेकिन मेरे दिमाग ने भाषा को ग्रहण करने से इनकार कर दिया।
वो आगे झुकी, कोहनियां मेरी छाती पर, ठुड्डी हथेलियों में। मुझे ठंड लग रही थी। तुम्हें गर्मी लग रही है। ये बात तो सही थी। ये तर्क संगत नहीं है, मैंने कर्कश स्वर में कहा। आप भाग्यशाली है कि मैं इतनी बीमार हूं कि कुछ भी नहीं कर सकती, उसने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे वो सब कुछ करना चाहती हो। मैंने उसकी तरफ देखा। तुम मुझे ठीक लग रही हो। वो खांसने लगी, मासूमियत से, दुनिया के सबसे प्यारे रोगग्रस्त झूठे की तरह। ठीक है, मैंने बुदबुदाया। बीमार? मैं कैसे भूल सकता हूं? उसने मेरा माथा चूमा। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैंने तुम्हारी नींद में कोई गलत काम नहीं किया। मैंने पलकें झपकाई। रुको, क्या तुमने पहले भी ऐसा किया है? उसने कंधे उचकाए। मैंने फिर नहीं पूछा। उसके बाद उसने हमेशा की तरह वही किया। मेरे अपार्टमेंट में ऐसे घूमती रही जैसे किसी दुखद लग्जरी सफारी पर हो। क्या ये तुम्हारा बाथरूम है? वो भयभीत होकर बोली। हां, मैं बिस्तर से चिल्लाया। इसमें पाइपलाइन है, ये काम करती है। एक विराम। यहां तो पब्लिक स्कूल के सदमे जैसी गंध आ रही है। मैं अपने तकिए में करा उठा। 5 मिनट बाद वो रसोई घर में थी। वाह, उसने इधर उधर देखते हुए कहा। ये तो छोटा है, अंतरंग, देहाती। ये एक रसोई घर है। ये एक जीवित रहने की चुनौती है। उसने फ्रिज खोला। तुम्हारे पास 6 अंडे, एक्सपायर हो चुका केचप और उदासी है। मुझे जज मत करो। वो मुड़ी, हाथ में चाकू लिए, मानो कोई रसोइया युद्ध की तैयारी कर रहा हो। चलिए। क्या? मैं खाना बना रहा हूं। मैंने पलकें झपकाई। तुम खाना बना सकती हो? उसने भौहें चढ़ाई। मैं एक अरबती की बेटी हूं, कोई जंगली रैकून नहीं। मेरे पास हर चीज के लिए निजी ट्यूटर थे। क्या आपके पास खाना पकाने का कोई शिक्षक था? बिल्कुल। मैं 9 बजे सूफले बनाती थी। यह बहुत प्यारा और मनमोहक था, मेरी तरह। और फिर उसने ये साबित कर दिया। 15 मिनट बाद उस जगह से अच्छी खुशबू आने लगी, कुछ संदिग्ध रूप से अच्छी। मैं उस हिलती हुई मेज पर बैठा रहा, जबकि वो कुछ मुलायम, सुनहरा और सुंदर व्यंजन परोस रही थी, जैसे कि फ्रिश्तो द्वारा बनाया गया फ्रिटाटा, जो अपने खाली समय में मिशेलिन गाइड पढ़ते हैं। मैंने एक निवाला खाया और हे भगवान, बहुत शानदार। वो मुस्कुराई। ये बात फिर से कहो। नहीं, कहो वरना मैं फिर से तुम्हारे ऊपर चढ़ जाऊंगा। बहुत शानदार, अच्छा लड़का। नाश्ते के बाद वो मेरे कंधे पर सिर रखकर सोफे पर मेरे बगल में बैठ गई। तो उसने कहा, चलो बाहर चलते हैं। नहीं, चलो सिनेमा चलें। मैं सारा पॉपकॉर्न खरीद लूंगा। अभी तक कोई नहीं। पार्क में टहलोगे? मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा और किसी को जहर नहीं दूंगा। लुभावना है। फिर भी नहीं। उसने पूरी ताकत से मुंह बनाया। आ जाओ। मैं उसकी ओर मुड़ा और बोला, मुझे लगा था कि तुम बीमार हो। उसने पलकें झपकाई और फिर रुक गई। खैर, मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा हूं। बहुत बढ़िया। फिर आप घर जा सकते हैं। एक क्षण बीता, फिर वो खांसी, दयनीय रूप से, मासूमियत से, ब्रोंकाइटिस से पीड़ित बिल्ली के बच्चे की तरह। मैंने शुरू किया। वो मीठी मुस्कान के साथ बोली, शायद बीमारी फिर से शुरू हो गई है। आप अविश्वसनीय हैं, अविश्वसनीय रूप से प्यारा। मुझे पता है। हम अंदर ही रहे। जाहिर है, मैं झुक गया। बाकी दिन फिल्म मैराथन और अधिक भोजन। उसने ग्रिल्ड चीज बनाया जैसे कि वो टॉप शेफ के लिए ऑडिशन दे रही हो, और मेरे द्वारा उन सभी आकस्मिक स्पर्शों से अपने मस्तिष्क में जो कुछ बचा था उसे खोने से बचाने की कोशिश में बीता। वो लिपट गई, बहुत ज्यादा। मेरे चारों ओर हाथ, मेरे पैरों के ऊपर, सिर मेरी छाती पर। वो मेरे चुटकुलों पर हंसी, कंबल चुरा लिया। जब नेटफ्लिक्स ने पूछा कि क्या हम अभी भी देख रहे हैं, तो उसने रिमोट पर चाकू मारने की धमकी दी। और इस दौरान मैं लगातार उसकी ओर देखता रहा। उसकी शक्ल की वजह से नहीं, हालांकि हां, वो स्वेट पैंट
और मेरी एक पुरानी एनिमे टी शर्ट में भी बेहद खूबसूरत लग रही थी, बल्कि इसलिए कि वो कितनी सामान्य लग रही थी। बस एक लड़की खांसते हुए मुस्कुरा रही थी, खाना बना रही थी, मुझे ऐसे चिढ़ा रही थी जैसे हम एक दूसरे को हमेशा से जानते हों। वो खुश दिख रही थी, जैसे वो यही की रहने वाली थी, और ये खतरनाक था क्योंकि मेरा एक हिस्सा, सचमुच बहुत ही मूर्ख हिस्सा, चाहता था कि वो यही रहे। अध्याय 18, भविष्य के लिए रविवार। और ईर्ष्या। रविवार की सुबह हमेशा अलग महसूस होती है, जब आप एक चट्टान और एक खतरनाक रूप से गर्म मनोरोगी के बीच फंसे होते हैं। उस सुबह सेलेस्टिया के बगल में लेटे हुए मुझे यही एहसास हुआ। उसकी सांसों की धीमी आवाज ही उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। उसका सिर मेरी छाती पर था, उंगलियां मेरे पेट पर बेफिक्री से रेखाएं खींच रही थी। वो पूरे सप्ताहांत तक रुकी रही, उसे रोका नहीं जा सका। ये अजीब है कि कैसे घड़ी की टिक टिक जैसी आवाज न होने जैसी मामूली सी बात भी आपके दिल की धड़कनें तेज कर सकती है। वो बहुत ही गर्मजोशी से भरी थी, उसमें से वेनिला और जिद्दीपन जैसी खुशबू आ रही थी, और मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं एक इंच भी हिली तो वो क्या करेगी। सुप्रभात, उसने आंखें बंद किए हुए धीरे से कहा। मुझे लगता है अब मैं बेहतर हूं। हाँ, मैंने कहा। अभी भी उस पर यकीन नहीं हो रहा था। जरूर, तुम्हें यकीन है। वो मेरे सीने से लगकर मुस्कुराई, मानो उसे पता हो कि मैं क्या सोच रहा हूं। उसका हाथ नीचे गया, फिर ऊपर, और मेरी टी शर्ट के कॉलर पर हल्के से फिरा। मैं भविष्य के बारे में बात करना चाहती हूं, उसने अचानक कहा। मैं स्तब्ध रह गया। क्या भविष्य? उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें उस कोमल खतरनाक तीव्रता से जल रही थी। तुम और मैं, अब से चीजें कैसी होंगी, कितनी खूबसूरत होंगी। मैंने बड़ी मुश्किल से निकला। सेलेस्टिया, तुम बीमार हो, मुझे लगता है हमें। चिंता मत करो, उसने मीठी मधुर आवाज में मेरी बात काटते हुए कहा। तुम पहले आदमी हो जिसे मैं अपने पास रखना चाहती थी। मैं देखता रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे हंसना चाहिए या भाग जाना चाहिए। मैं गंभीर हूं। वो झुकी, उसके होंठ मेरे कान से छू गए। मैं यूं ही नहीं करती, मैं यूं ही किसी पर ध्यान नहीं देती। तुम्हें सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान, है ना? मैंने पलकें झपकाई और अपने दिल को वापस सीने में दबा लिया। और इसका असल में क्या मतलब है? वो थोड़ा पीछे हट गई, उसकी आंखें चमक रही थी, मानो वो कोई ऐसा खेल खेल रही हो जिसके नियम सिर्फ उसे ही पता हो। मतलब, अगर हम भविष्य की बात कर रहे हैं तो हमें अपने बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। ये कैसे काम करता है, इसके बारे में। काम करता है? जैसे कैसे? मैं किसी तरह पूछ पाया, हालांकि मेरा दिमाग कुछ कदम पीछे लग रहा था। जैसे कि तुम किस तरह के बॉयफ्रेंड बनोगे, हम साथ में किस तरह की जिंदगी जिएंगे। मैं सिहर उठी। हम डेटिंग कर रहे हैं, क्या हम आगे बढ़ते हुए ही इसका हल नहीं निकाल सकते? सेलेस्टिया मुस्कुराई नहीं, उसने पलक तक नहीं झपकाई। नहीं, मैं तो पहले से ही आगे की सोच रही हूं। इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, मेरा फोन बज उठा। मैंने नजर घुमाई तो देखा कि मरीना का एक मैसेज आया था। मैं रास्ते में हूं, मैंने बुदबुदाया। बहुत बढ़िया, बिल्कुल वही जिसकी मुझे जरूरत थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अंदर बुलाऊं या ऐसा दिखावा करूं कि मैंने संदेश नहीं देखा। सेलेस्टिया मुझसे लुढ़क गई और किसी बीमार व्यक्ति की तरह आश्चर्यजनक फुर्ती के साथ उठ खड़ी हुई। वो ऐसे मुस्कुराई जैसे उसे ठीक से पता हो कि वो क्या कर रही है। चिंता मत करो, काई, उसने धीमी और चिढ़ाने वाली आवाज में कहा। मैं उसे पूरी तरह सहज कर दूंगी। मैं उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा। रुको, क्या? उसने मेरे गाल पर चुंबन किया और फिर रसोई की ओर ऐसे चली गई जैसे वो पूरी जगह की मालकिन हो। देखना, मैं बहस करने ही वाला था कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। कुछ मिनट बाद मरीना मेरे घर आई।
बिल्कुल सामान्य सी, जैसे कोई और दिन हो। लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। थोड़ी ज्यादा जान पहचान, थोड़ी ज्यादा समझ। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजरें सामान्य से थोड़ी देर तक टिकी रही। तुम जिंदा हो। और ओह, अभी भी वो हुडी पहने हुए हो? मैंने अपनी टी शर्ट और स्वेटपैंट के संयोजन पर नजर डाली और महसूस किया कि उसे ये कितना बेतुका लगा होगा। हालांकि उसने मुझे इसके लिए डांटा नहीं, वो बस हंस पड़ी। तो उसने अपनी बाहें क्रॉस करते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुम सेलेस्टिया की देखभाल कर रहे थे। वह बेहतर हो रही है, मैंने अजीब तरह से हिलते हुए कहा। मरीना ने अपनी भौहें उठाई और कमरे के उस पार से सेलेस्टिया को देखा। मैं समझ गई। क्या आप कुछ पीना चाहेंगे? मैंने तनाव कम करने की कोशिश करते हुए पूछा। नहीं, धन्यवाद, मरीना ने कहा। उसकी नजर अभी भी सेलेस्टिया पर टिकी हुई थी, जो रसोई में कुछ हिला रही थी। उसकी पीठ मुड़ी हुई थी। तुम घर पर आराम से रह सकती हो, मरीना, सेलेस्टिया ने उसके कंधे के ऊपर से आवाज लगाई। यहां सब कुछ संभाल लिया है मैंने। मैंने देखा कि मरीना के होंठ एक पतली सी रेखा में सिकुड़ गए, लेकिन उसने हंसकर टाल दिया। ओह, मुझे यकीन है कि तुम भी ऐसा ही करते हो। मैंने गहरी सांस ली और उन दोनों के बीच नजर दौड़ाई। मामला गड़बड़ होने वाला था। सेलेस्टिया के शामिल होने पर हमेशा ऐसा ही होता था। सेलेस्टिया, एक कुशल जोड़ तोड़ करने वाली, यही नहीं रुकी। उसने खुद को बातचीत में झोंक दिया। बिना किसी की नजर पड़े खुद को ध्यान का केंद्र बना लिया। जब मरीना बोलती तो सेलेस्टिया तुरंत एक मजाक शुरू कर देती। जब मरीना हंसती तो सेलेस्टिया और जोर से हंसती। और फिर भी जब वे दोनों मेरे सामने मेरी छोटी सी रसोई की मेज पर बैठे थे, तो मैं इस भावना से छुटकारा नहीं पा सका कि हवा में कुछ ऐसा है जो फटने वाला है। मुझे नहीं पता था कि काई अपने स्वास्थ्य के कारण इतना असहाय हो सकता है, सेलेस्टिया ने कहा। जब वो मेरी ओर मुड़ी तो उसकी आंखें गहरी हो गई। मैंने भौहें चढ़ाई। क्या? ओह, तुम्हें पता है, वो मीठी मुस्कान के साथ बोली, लगभग बहुत ही मीठी। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, बहुत अच्छे लड़के हो। मैं ये नहीं बता सकता था कि वो मेरे साथ खेल रही थी या जानबूझकर मरीना को नाराज करने की कोशिश कर रही थी। मैंने देखा कि मरीना झिझक रही थी, हालांकि उसने उसे पानी के घूंट के पीछे छिपा लिया। अच्छा, मुझे यकीन है कि तुमने उसका भी ख्याल रखा होगा, है ना? सेलेस्टिया के होंठ मुड़ गए। ओह, मैंने जरूर किया था। बस वो था, वो चिढ़ाने वाला, लगभग आत्मसंतुष्ट स्वर, मानो उसे ठीक से पता हो कि वो क्या कर रही है। मुझे नहीं पता था कि ये जानबूझकर किया गया था या वो बस अपनी हमेशा की तरह बेकाबू हो रही थी। लेकिन मैंने मरीना का जबड़ा कसते देखा। मैं वापस बैठ गया। क्या हम बिना किसी को एक दूसरे को मारने की कोशिश किए खाना खा सकते हैं? मैं किसी को मारने की कोशिश नहीं कर रही हूं, सेलेस्टिया ने उस नजर से कहा। पता है, वही जिसने कहा था कि वो जरूर किसी को मारने की कोशिश कर रही है। मरीना ने अपना गिलास जरा जोर से नीचे रख दिया, लेकिन फिर भी मुस्कुराई। उसकी आंखें मेरी तरफ घूम गई, एक हल्की सी चमक के साथ, जिसे मैं ठीक से पहचान नहीं पाई। बिल्कुल नहीं। नाश्ते के बाद हम उस असहज सन्नाटे में डूब गए जो अनकहे शब्दों से भरा हुआ था। जहां तक मुझे याद है, मरीना हमेशा से मेरी सबसे अच्छी दोस्त रही है। यार, अगर वो लड़की न होती तो शायद मैं उसे भाई कहता। लेकिन आज पता नहीं, वो अजीब व्यवहार करती रही। बहुत ज्यादा अजीब नहीं, बस अजीब, जैसे वो बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही हो, पर असल में बिल्कुल भी नहीं। जब मरीना जाने के लिए खड़ी हुई तो उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा। अपना ख्याल रखना, काई। मुझे लगा कि मैंने उसकी आंखों में कुछ देखा है, कुछ। अध्याय 19। क्या? असल में नरक। मरीना को गए हुए मुश्किल से 10 मिनट ही हुए थे और मैं अभी भी वही खड़ा था, दरवाजे के पास, उसे ऐसे घूर रहा था
जैसे कि वो बता सके कि अभी क्या हुआ था। सेलेस्टिया मेरे सोफे पर पालथी मारकर बैठी थी, मानो उसने अभी अभी मेरे सबसे पुराने दोस्त पर मनोवैज्ञानिक युद्ध नहीं छेड़ा हो। वो खुद बनाई हुई चाय की चुस्कियां ले रही थी, मेरी हुडी पहने हुए और जीतने वाली खलनायक जैसी दिख रही थी। मैंने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को रगड़ा। ये तो अजीब था। उसने ऊपर नहीं देखा। मरीना पूरे दिन छुट्टी पर रही। मैंने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मतलब वो मेरे आसपास कभी शांत नहीं रहती। बिल्कुल, कभी नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती है, सेलेस्टिया ने सरलता से कहा, जैसे वो मौसम के बारे में बात कर रही हो। मैंने पलकें झपकाई। क्या? फिर उसने मेरी तरफ देखा। वो नजर शांत, धैर्यवान, जैसे मैं कोई बच्चा हूं जिसे उसे क्रेयॉन के बारे में समझाना हो। वो तुम्हें पसंद करती है, काई। मैं हंसा। नहीं, वो नहीं करती। वो करती है। नहीं, मरीना मेरी दोस्त है। वो पसंद करती है। तुम, उसने धीरे से दोहराया, मानो उसे चिंता हो कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है, और मुझे नोट्स दे दो वाले अंदाज में नहीं, बल्कि मुझे चूम लो इससे पहले कि मैं पागल हो जाऊं वाले अंदाज में। ठीक है। नहीं, मैंने अब कदम बढ़ाते हुए कहा, हम हमेशा से सबसे अच्छे दोस्त रहे हैं। वो तो बहन जैसी है, या भाई जैसी, बस, पता है, एक लड़की जैसी। सेलेस्टिया ने भौहें उठाई। तुम अपनी बहन को हॉट कहते हो? क्या? नहीं, क्या बकवास है। उसने तुम्हारी ओर ऐसे देखा जैसे वह मुझसे लड़ना चाहती हो और एक ही सांस में तुम्हें चूमना चाहती हो। मैंने हाथ हिलाकर ऐसे इशारा किया जैसे किसी तरह शब्द मिट जाएंगे। तुम पागल हो रही हो। वो खड़ी हुई और फिर पास आकर बोली, बहुत करीब। मुझे तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त बनना चाहिए। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा। मैंने पलकें झपकाई। रुको, मैंने सोचा था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। उसने कंधे उचकाए। वही बात। ऐसा नहीं है। उसने मेरे गाल पर धीरे से चुंबन लिया, फिर मुस्कुराई। क्या तुम बिस्तर में अपने सबसे अच्छे दोस्त को गले लगाते हो, काई? मैंने अपना मुंह खोला, बंद कर लिया। नहीं, कुछ भी काम की बात नहीं निकल रही थी। मैं पागल नहीं हूं, उसने पीछे हटते हुए कहा। अभी तक, लेकिन मैं क्षेत्रीय हूं। ये आश्वस्त करने वाली बात नहीं है, और मैं अधिकारपूर्ण हूं। ये तो और भी बुरा है। वो दुष्टता और चमक के साथ मुस्कुराई। लेकिन मैं उदार भी हूं। देखो, अगर तुम मुझसे बात करना बंद कर दोगी, मरीना, तो मैं तुम्हें मुख मैथुन दूंगी। मेरा दिमाग मर गया। वस्तुतः पूर्ण सिस्टम शटडाउन। क्या? उसने आंख मारी। मैं तो बस कह रही थी, वफादारी के अपने फायदे होते हैं। आप यूं ही प्रस्ताव नहीं दे सकते। ये ऐसे नहीं चलता। उसने मुझे चूमा, जल्दी और दृढ़ता से। फिर वो बैग कंधे पर लटकाए दरवाजे की ओर चली गई। कॉलेज की तैयारी, उसने नाटकीय आह भरते हुए कहा। दुर्भाग्य से मुझे अभी भी कुछ घंटों के लिए सामान्य होने का नाटक करना होगा। सेलेस्टिया, वो मुड़ी, मुझे एक चुंबन दिया। जरा सोचो तो, उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया और मैं वही खड़ा रहा। धड़कनें तेज हो गई, दिमाग में आग लग गई। एक ही विचार मेरे दिमाग में घूम रहा था। क्या? असल में नरक करने के लिए जारी। अध्याय 20। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। स्कूल फिर से सामान्य हो जाना चाहिए था। इसका मतलब जो भी हो। सेलेस्टिया ने कहा कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। बस थोड़ा सा, उसने वादा किया, और अपने होंठ मेरे गालों पर रगड़ते हुए, मानो 50 मील के दायरे में वो सबसे खतरनाक चीज न हो। मुझे लगा कि अब मुझे राहत मिलेगी। मुझे लगा कि अब मैं फिर से सांस ले पाऊंगा। फिर वो अंदर चली गई, और 3 हॉल के दायरे में प्रत्येक पुरुष की आंखें लगभग उनकी खोपड़ी से बाहर निकल आई। वो नग्न नहीं थी। उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। काला टर्टलनेक स्वेटर, आरामदायक,
पर अश्लील नहीं। प्लेड स्कर्ट, जांघों तक ऊंची, काले बूट्स जो हेम से ऊपर तक चढ़े हुए थे, मानो शैतान ने खुद से ले हों। बाल सहज कर्ल में, पलकें मुड़ी हुई, होंठ चमकदार। ऐसी चाल जो चाल भी नहीं थी। ये एक बयान था। ऐसा लग रहा था जैसे पाप और परिष्कार के बीच चाकू की लड़ाई हो गई हो और उन्होंने सहयोग करने का फैसला कर लिया हो। और पूरे दिन में पहली बार मैं छिपना चाहता था। इसलिए नहीं कि मैं उससे डरता था, ठीक है, शायद थोड़ा, बल्कि इसलिए कि वे नजरें, फुसफुसाहटें, लड़के, अमीर लोग, वो लोग जो उसके आने के बाद से ही उसे देख रहे थे। लेकिन आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि वो कोई रहस्य नहीं थी। वो उपलब्ध थी एक तरह से, और मैं ही वह चीज थी जो रास्ते में आ गई। कुछ बेतरतीब, चश्मा पहने हुए, अजीब, रेमन स्लर्पिंग, 4.0 जीपीए कोई नहीं। मैंने एक अमीर खिलाड़ी को देखा, मोरेटी या शायद डेवनपोर्ट, उन दूसरे नाम वालों में से एक जिनके पास ट्रस्ट फंड है, एक सफेद गुलाब और एक बेवकूफी भरी मुस्कान के साथ अपने लॉकर की तरफ बढ़ रहा था। और वह भी मुस्कुरा दी। विनम्र, बस विनम्र। लेकिन फिर भी मेरा पेट उलट गया। मैं आखिर क्या कर रहा था? वो किसी को भी पा सकती थी। और अब जब वो मेरे हाथ से किसी प्रेम विह्वल यांडरे साई की तरह नहीं लटक रही थी, तो लोग ऐसे लाइन में लग रहे थे जैसे कोई प्रतियोगिता हो, मानो मैंने उसे अभी अभी उधार लिया हो और उसे वापस देना चाहता हूं। और सबसे बुरा हिस्सा, मुझे इससे नफरत थी। मुझे उनसे नफरत हो गई थी। जिस तरह से वे उसे देखते थे, जिस तरह से वो उन्हें देखने देती थी, जिस तरह से मुझे लगा जैसे मैं अब कुछ भी नहीं हूं, किसी और की कल्पना में बस एक और पृष्ठभूमि का किरदार हूं। अगले कुछ समय तक मैंने उसे नहीं देखा, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई। मुझे इसकी आदत नहीं थी। वीकेंड के बाद भी नहीं, उसके बगल में जागने के बाद भी नहीं, उसकी गर्मजोशी, उसके झूठ, उसकी हंसी और उसके बेवकूफ मुलायम हाथों में लिपटे रहने के बाद भी नहीं। मुझे उसकी याद आने की आदत नहीं थी और इससे मुझे और भी बुरा महसूस हुआ। दोपहर के भोजन तक मुझे भूख नहीं लगी थी। आखिरी पीरियड तक तो मैंने प्रोफेसर की बात भी नहीं सुनी थी। और जब अंतिम घंटी बजी, मैं उसके लॉकर की ओर चल रहा था। मेरे हाथ जेबों में थे। मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें खो रहा हूं? मैं उस आदमी को मुक्का क्यों मारना चाहता हूं जिसने तुम्हें गुलाब दिया? मैं इतना क्यों परवाह करता हूं कि इससे शारीरिक रूप से दर्द होता है? मैं कोने पर घुमा और रुक गया। वो फोन पर थी। मेरा इरादा चुपके से सुनने का नहीं था, सच में नहीं, लेकिन मैंने उसकी आवाज सुनी। लुसियन, सच में, टिया, तुमने पूरा सप्ताहांत एक लड़के के अपार्टमेंट में बिताया? सेलेस्टिया हंसी। तुमने इसे बहुत ही शर्मनाक बना दिया है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप ऐसा मत करो। आप ऐसा कभी नहीं करते। मुझे सुरक्षित महसूस हुआ। वहां एक विराम था। वो अपनी तिजोरी पर टिक गई, आवाज धीमी कर ली। उसके साथ मुझे लगा जैसे मुझे सतर्क रहने की जरूरत नहीं है, दिखावा करने की जरूरत नहीं है। उसे मुझसे कुछ नहीं चाहिए। जब तक मैंने उसे बताया नहीं, उसे तो पता ही नहीं था कि मैं कौन हूं। लुसियन अभी भी चुप था। वो बोलती रही। आज स्कूल में एक लड़के ने मुझे प्रभावित करने की कोशिश की। केमिस्ट्री की क्लास में एक बाज ने मुझे चॉकलेट से ढकी स्ट्रॉबेरी लाकर दी। एक बाज, लुसियन। मैंने पलकें झपकाई। क्या बकवास है? और मैं हंस पड़ी। उसने धीरे से कहा, क्योंकि मुझे परवाह नहीं थी। मैं किसी से भी डेट कर सकती थी, लेकिन मैं फिर भी उसे चुनूंगी। अगर कोई वायलिन बजाते हुए जलती हुई इमारत से कूदकर गुलाब की पंखुड़ियों से भरे तालाब में भी गिर जाए, तो भी मैं उसके पास ही वापस जाऊंगी। मैं तो जैसे जम गया। मेरे अंदर कुछ टूट गया और पूरे दिन में पहली बार मैं सांस ले सकी। उसने कॉल समाप्त की और कोने में मुड़ गई। मुझसे टकरा गया।
ओ, काई। वो हांफने लगी, फिर पलकें झपकाई और मुस्कुराई। हाय बेब। हाय, मैंने कहा। मेरी आवाज अपेक्षा से धीमी थी। उसने अपना सिर झुकाया। तुम ठीक हो? मैंने सिर हिलाया। वो कुछ देर तक मेरी ओर देखती रही, मुझे समझने की कोशिश करती रही, लेकिन मैं बस मुस्कुराया, क्योंकि मैं खुश था और मुझे यकीन नहीं था कि मुझे ऐसा करना चाहिए। हम स्कूल से बाहर साथ साथ चल रहे थे। बिना पूछे ही उसने मेरे हाथ में हाथ डाल लिया। वो बातें करने लगी, सच में बड़बड़ाती हुई, अपनी कक्षाओं के बारे में, एक उबाऊ प्रोफेसर के बारे में, बाज वाली घटना के बारे में जो जाहिर तौर पर बिल्कुल सच थी, और कैफेटेरिया की घटिया कॉफी के बारे में। मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसकी आवाज पृष्ठभूमि में धीरे धीरे लुप्त हो गई, मानो मेरी आंखों के पीछे कोई गर्म हवा बह रही हो। क्योंकि मेरे इस संकट के बीच में मुझे कुछ एहसास हुआ। मुझे उससे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं थी। वो मेरी थी, इसलिए नहीं कि मैंने उसे कमाया है, इसलिए नहीं कि मैं उसके लायक था, लेकिन क्योंकि किसी अजीब कारण से उसने मुझे चुना। और हां, इससे मैं भयभीत हो गया, लेकिन इससे मुझे यह भी महसूस हुआ कि मैं जितना खुश होना चाहिए था, उससे कहीं अधिक खुश हूं। करने के लिए जारी